सो लास्ट टाइम हमने थ्योरी पढ़ी थी कैटेलिस्ट की, जरा किस तरह से कैटेलिस्ट एडजॉर्ब होते हैं, किस तरह से कैटेलिस्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ओके, नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस, है ना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देख रहे हैं कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन मास एंड chemical composition. Okay, mass in a chemical composition at the end of the reaction. However, physical state can be changed. है ना, नोट करने वाली चीज है बेटा, फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज। ठीक है, सो जो भी आप रिएक्टिंग स्पीसीज में कैटलिस्ट यूज कर रहे हो फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं उस कैटलिस्ट की स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा और न ही उसका मास चेंज होगा। ठीक है, मतलब कि कैटलिस्ट आए, अपना काम किया और वापस निकल गए रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, उनमें कोई भी चेंज नहीं, न तो कैटलिस्ट में चेंज हो रहा है न ही उसके मास में चेंज हो रहा है। ठीक है, may be possible change in its state only. Okay, highly efficient, finely divided state of catalyst is a more efficient for the reaction. क्यों, ये हम पढ़ चुके थे। फाइनली डिवाइडेड मतलब पाउडर फॉर्म में अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उनकी इफिशियंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, बिकॉज सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा हुआ तो आगे की रिएक्शंस भी क्या होगी बेटा, फास्ट होगी। ठीक है, और हमने देखा था कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो एडजॉर्प्शन पर ही बेस्ड है, या तो पहले आएंगे एडजॉर्ब होंगे, एक्टिवेटेड बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर रिमूव होंगे, या फिर आएंगे एडजॉर्ब हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यानी कि कैटलिस्ट की सरफेस होना जरूरी, जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा उतनी ही स्पीड से वो कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, सो अगर आप कैटलिस्ट कैसा यूज कर रहे हैं, फाइनली डिवाइडेड स्टेट में, है ना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, तो वो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करेगा, थोड़ा और इंक्रीज करेगा। ओके, फिर हम बोल रहे हैं एक कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट समटाइम एक्टिवेशन एनर्जी सो लार्ज, समटाइम एक्टिवेशन एनर्जी इज सो लार्ज दैट particularly reaction may not start until a catalyst lower the activation energy significantly. ठीक है, कभी भी कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते रिएक्शंस को। ठीक है, सो कभी क्या हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत ही स्लो हो सकती है, कब, जब कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो जब तक कैटलिस्ट उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर न कर दे तब तक वो रिएक्शंस क्या होती है, स्टार्ट भी नहीं हो पाते ना। फॉर एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, बट द रिएक्शंस अकर्स वेरी रैपिड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम ब्लैक। ठीक है, तो रिएक्टिंग स्पीसीज भी आपस में रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर पा रही है। क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब जैसे ही आपने प्लेटिनम ब्लैक यूज किया, ये कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, तो रिएक्शंस जो है वो कैसी हो जाएगी, बहुत रैपिडली हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। हाईली स्पेसिफिक, ये तो हमें पता है, हाईली स्पेसिफिक, है ना, तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो जनरली हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ओके, a substance which act as a catalyst in a particular reactions fail to catalyze other reaction, है ना, हम अधिकतर देखते हैं हर एक रिएक्शंस के लिए हर एक अलग कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शंस को ही क्या कर सकता है, कैटलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये नेचर कौन सा हो गया इनका, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ओके,
कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम स्टेट, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करता है, बट इट हेल्प टू अटेंड इक्विलिब्रियम क्विकली, है ना। कभी भी कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये हेल्प जरूर करेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाए, बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है। A catalyst does not change the enthalpy, entropy and free energy of the reactions. Okay? कुल मिला के रिएक्टेंट कभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे, चेंज सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस में करेंगे, ना तो अपने में कुछ चेंज करेंगे, ना रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी केमिकल रिएक्शंस में, ना रिएक्टिंग स्पीसीज की केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, ना ही एंथैल्पी एंट्रोपी में, ठीक है, इन सभी में कोई वो चेंज नहीं करेंगे। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिक कैटलिस्ट भी, या एंजाइम्स जो होते हैं उनमें तो बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, हाईली एक्टिव अंडर द ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं कोई रिएक्शन ले रहा हूं, उस रिएक्शन का मैंने इनिशियली टेम्परेचर क्या किया, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, अगर मैंने टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज कर दिया मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाना चाहिए थी, फिर तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर वो चीजें सर्वाइव कर पाती है ना। जैसे अपन ही है, अगर बहुत ज्यादा माइनस वाला टेम्परेचर हुआ तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा हुआ मोर देन 100 भी पहुंच गया तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो अपने लिए जो अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो सफिशियंट है, ठीक है, उससे हम अपना क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। सो ऐसे ही क्या होता है, हर एक कैटलिस्ट के लिए भी क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट इज अ मैक्सिमम, ठीक है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, ओके, एंड टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ऑन अदर साइड द ऑप्टिमम टेम्परेचर द एक्टिविटी कैटलिस्ट डिक्रीज, और ऑप्टिमम रेंज होती है 298 टू 310 केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस, किसमें है बेटा, ये केल्विन में है, ठीक है। इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। लास्ट, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, है ना। ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर ये दोनों स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है एंजाइम्स के लिए, ओके, ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं ना, आगे पढ़ेंगे हम उसे, ठीक है। सो इनकी रेंज होती है पीएच कितनी, 1 to 15 to 7, ओके। पीएच वैल्यू कितनी, 5 to, ये 1 नहीं है बेटा, इट्स पीएच 5 to 7, ओके। पीएच की रेंज कितनी बोल रहे हैं हम बेटा, 5 to 7, ठीक है। इन्फ्लुएंस इनहिबिटर और पॉइजन, किसी की भी बात करें इस पीएच पे वो क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगे, तो इस पीएच को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, ओके। नेक्स्ट देख रहे हैं हम एंजाइम कैटेलिसिस्ट। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे हमने बोला कैटेलिस्ट तो वो केमिकली चीजें हैं, ठीक है। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस, ओके, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रोड्यूस बाय द लिविंग प्लांट, विच प्रोड्यूस बाय द लिविंग प्लांट एंड एनिमल। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स जो होते हैं वो अधिकतर हमारी बॉडी में हो सकते हैं, है ना, या फिर प्लांट में भी हो सकते हैं, ठीक है। मेन याद रखने वाला, एंजाइम इज अ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। दे आर प्रोटीन मोलिक्यूल्स, एंजाइम का नेचर बेटा, नेचर कैसा होता है एंजाइम्स का, एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर, ठीक है। प्रोटीन मोलिक्यूल ऑफ हाई मोलिकुलर मास, और इनका मोलिकुलर मास भी कैसा होता है, हाई होता है, एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन अ वाटर, और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं इन अ वाटर, ठीक है। सो एंजाइम कैटेलिस्ट में क्या याद रखना हमें, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचर कैसा होता है, प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूलर मास इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, ओके, और कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं इन अ वाटर, ओके। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, occurs in the bodies of animals and
plant to maintain the life process are catalyzed by enzyme। ठीक है, इसीलिए हम इसे और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस। बायोकेमिकल कैटालिसिस क्यों बोल रहे हैं? बायो का मतलब क्या है बेटा? बायो का मतलब यहाँ पे हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग से रिलेटेड। ठीक है, सो ये कहाँ पर हो रहा है? ये कहाँ पे प्रोसेस हो रही है? आपकी बॉडी में। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? बायोकेमिकल कैटालिसिस। ओके, सो एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल कैटालिस्ट एंड द फिनोमिना इज नोन एज बायोकेमिकल कैटालिसिस। ओके, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल कैटालिसिस। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर मतलब कौन हो गया आपका? सुक्रोज वाली चीज है। एक्वस सॉल्यूशन लिया, सुक्रोज का हमने डाइल्यूट किया, उसको हम कर रहे हैं इन्वर्टेज एंजाइम। ओके, गलत हो गया नाम। क्या है बेटा नाम इसका? इन्वर्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। तो ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुई हमारी। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिया था हमने इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं बेटा हम? जाइमेज एंजाइम। सो किसका फॉर्म कर रहे हैं? ये इथेनॉल का। ठीक है, सो ये फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज टू इथेनॉल है बाय फर्मेंटेशन, है ना। इसको आप एल्कोहल फॉर्मेशन में पढ़ोगे भी। ठीक है, किसके द्वारा कर रहे हैं हम इस प्रोसेस को? हम क्या नाम देते हैं? फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे इन्वर्टेज और जाइमेज जो है वो दो क्या है? एंजाइम्स है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस या की एंड लॉक मॉडल, है ना। जो एंजाइम्स और कैटालिस, जैसे हमने केमिकल कैटालिस देखे थे, उनका भी क्या होता है? एक मेथड है, जरा मैकेनिज्म है जिसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही जो एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। बहुत ही इजी। एक और नाम देते हैं इसे की एंड लॉक मॉडल, है ना, ताला और चाबी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की है ना। आप एक ही की से सारे लॉक ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही क्या होते हैं? हमारे एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स भी क्या होते हैं? हर किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए क्या होता है? एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, वहां पे जहां हम रिएक्टिंग स्पीसीज बोलते हैं, एंजाइम के केस में उससे हम क्या बोलेंगे बेटा? सबस्ट्रेट। ओके, एंजाइम के केस में हम उससे क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की जगह हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? सबस्ट्रेट। ठीक है, अब जो एंजाइम्स हैं उस एंजाइम्स में क्या होगा? बायोमोलिकुलर मास ज्यादा है ना, इसलिए हमने थोड़ा इसका साइज लार्ज लिया है। ठीक है, सबस्ट्रेट का साइज क्या लिया? थोड़ा सा कम लिया। ठीक है, अब देखो हर एक एलिमेंट्स का क्या होगा? साइज होगा। अब जो एंजाइम्स है उस एंजाइम्स में क्या होते हैं? एक एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट क्या सर? एक्टिव साइट वह साइट है जहां पर रिएक्टिंग स्पीसीज कंबाइन होगी। ठीक है, और उसके लिए भी पर्टिकुलर शेप होंगे ऐसे, जैसे यहां पर हमें दिख रहा है ये शेप और ये शेप। ठीक है, सो ऐसे ही यहां और ये शेप जो है। ठीक है, सो जो एक्टिवेटेड साइड है ये हम क्या बोल रहे हैं? इज दिस टू इज एक्टिवेटेड साइट और एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब हमारे सबस्ट्रेट में भी सेम प्रेजेंट है चीजें, तो सबस्ट्रेट उस एक्टिवेटेड साइट के साथ में बाइंड हो सकता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज और एंजाइम से कंबाइन हो गया, सो वी कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? वही ये एंजाइम्स क्या करेगा? इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट क्या होगा? इट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। सो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा? एंजाइम्स तो है ही बेटा, एंजाइम्स से आप कौन अटैच हो गया? आपके प्रोडक्ट, तो नाम क्या हो जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा? वापस प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। सो एंजाइम प्रोडक्ट लिविंग एक्टिव साइट। ठीक है, सो लॉक एंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर साइज जो है ना, एक्स पर्टिकुलर, जैसे पर्टिकुलर की में भी क्या होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। हर एक एंजाइम्स की क्या होती है? एक एक्टिव साइट होती है, और उस एक्टिव साइट से वही सबस्ट्रेट कंबाइन हो सकता है जो उससे मैच कर पाए। ठीक है,
सो इसी को लॉक एंड की थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। सम इंडस्ट्रियल कैटालिटिक रिएक्शन, कुछ इंडस्ट्रियल कैटालिटिक रिएक्शंस देखने जा रहे हैं हम बेटा, जरा, और इन्हें हम याद ही रखना है क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में रिएक्टिंग स्पीसीज, प्रोडक्ट स्पीसीज या प्रोडक्ट जिस फॉर्मेशन से होते हैं उस मेथड का नाम आ जाता है और हमें फाइंड आउट करना होता है कि उनमें कौन से कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम KClO3, ठीक है, इट्स हेट्रोजीनियस, है ना। कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है वो इट्स MnO2 इज अ यूज्ड कैटलिस्ट। सेकेंड हेबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया, इट्स अगेन हेट्रोजीनियस, ठीक है। Fe जो है वो कैटलिस्ट है और MO मोलिब्डेनम किसकी तरह यूज होता है बेटा, एज अ प्रमोटर, है ना, इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था। थर्ड है आपकी ऑस्टवाल प्रोसेस्ड, ठीक है, या तो एग्जाम में डायरेक्टली ऑस्टवाल प्रोसेस आ जाए या द फॉर्मेशन ऑफ HNO3 आ जाए, नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन हम किससे करते हैं, ऑस्टवाल प्रोसेस से, फ्रॉम NH3, तो कैसा होगा, ये भी हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। क्या यूज करते हैं इसमें, प्लेटिनम गॉज जो होती है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होती है, ठीक है। फोर्थ हम देख रहे हैं चेम्बर प्रोसेस फॉर द H2SO4, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 किसके करते हैं हम, उसका यूज करते हैं चेम्बर प्रोसेस, और एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी होती है, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, चेम्बर प्रोसेस। इसमें कौन यूज होता है अपना, NO, ठीक है, NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऐसे ही कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, इसमें V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। 6 डेकॉन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, ये भी कैसी है बेटा, हेट्रो, इसमें कौन यूज होता है आपका, CuCl2 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ओके। मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, इसमें भी निकल कॉपर एज अ प्रमोटर, है ना, तो कैटलिस्ट कौन हुआ, निकल, कॉपर कैसा है यहाँ पर, एज अ प्रमोटर यूज हो रहे हैं, ठीक है। 8th है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट्स अगेन हेट्रोजीनियस, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा आपका, जियोलाइट्स, ओके। सो ये सारे हमारे क्या थे, कैटलिस्ट थे, है ना। इन सभी को हमें लर्न करना है, याद रखना है कि कौन सा कैटलिस्ट किस मेथड में यूज्ड हो रहा है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट, ओके। थैंक यू।